वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 178 है यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। आज डेट हो गई है 2 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी? देखिए यहाँ का औसत टेम्परेचर चला जाता है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस। अब कैसे जीवित रहेंगे यहाँ कोई पक्षी, जानवर या पेड़ पौधे? और ये कौन से ग्रह पर होता है? ऐसा शुक्र पर होता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और इसका औसत तापमान लगभग कितना है? 475 डिग्री सेल्सियस, 500 के लपेटे में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से किस एक को सांझ का तारा कहा जाता है? ग्रह के नाम है चारों के चारों, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो सांझ का तारा उसी को कहा जाता है जिसका टेम्परेचर लगभग 500 के लपेटे में रहता है, मतलब शुक्र ग्रह को। तो देखिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा। शुक्र जो है वो पृथ्वी से दूसरा ग्रह तथा चंद्रमा के बाद यह रात्रि में आकाश में चमकीला प्राकृतिक ग्रह है और समान आकार तथा द्रव्यमान के कारण इसको पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, या फिर पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी? क्या होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4, मतलब 1/4 कितना, 25% कम कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए वायुमंडल तो रहेगा ना। अब वायुमंडल का काम क्या है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना और क्या करना, उसको वापस कर देना जितना यूज़ हो सके। लेकिन विगत कुछ वर्षों में कुछ गैसों की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण जो है इसके औसत तापमान में वृद्धि हो गई है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा रहा है। वो गैसें कौन कौन सी हैं पता होगा आपको? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कर रही है। तो ये प्रोसेस तो चलती रहेगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा, दूरी कम हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जो चक्कर लगाती है ना पृथ्वी 365 दिन में, उसका थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या होगा? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। मतलब ये जो 365 दिन का होता है ना एक वर्ष, तो वो 365 का नहीं रहेगा, कम हो जाएगा उससे। तो देखिए यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी की कक्षा जो है वो छोटी हो जाएगी। और फलस्वरूप क्या होगा? पृथ्वी पर 365 दिन, 365.25 दिन का जो होने वाला वर्ष था वो क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या करेगी? सूर्य पर चली जाएगी, पृथ्वी पर चली, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर चली जाएगी, नीचे आ गिरेगी मतलब, और पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। तो देखिए वो उसी को ग्रेविटी के अंदर आ जाएगी और जैसे जैसे उपग्रह घूमेगा ना उसके चारों ओर, तो उसी के साथ वो भी घूमती रहेगी। डी है इसका आंसर। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद या कोई भी वस्तु उपग्रह के साथ ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। शून्य अक्ष अक्षांश, शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर रेखा का मिलन कहाँ पर होता है? किस सागर में होता है? मतलब 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो रेखाएं हैं कहाँ मिलती हैं? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर या पैसिफिक? बताइए। देखिए प्रशांत महासागर में तो मिलती नहीं है ये, और हिंद महासागर में बिल्कुल भी नहीं। तो इसका उत्तर या तो अटलांटिक या आर्कटिक है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक ओशियन। तो शून्य अक्षांश रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री सॉरी, शून्य अंश
अक्षांश रेखा 0 डिग्री अंश देशांतर का मिलन जो है अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा और जिब्राल्टर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा अथवा ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। इसके पूर्व से अथवा पश्चिम से 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय रेखा स्थित है। पूर्व अथवा पश्चिम से 180 डिग्री के निकट का जो देशांतर है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। और बेरिंग जलडमरू मध्य 169 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है। अतः बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, धूप एकदम से निकलती है, फिर क्या होगा, तेज गरज के साथ यहाँ पर बादल आते हैं और वर्षा होने लगती है। तो देखिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च तथा निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता और इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। देखिए, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, इक्वेटर लाइन भी इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा भी उसको बोलते हैं। तो जब ये बीच से गुजर गई 0 डिग्री तो ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। यह हो गया उत्तरी ध्रुव, यह हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब इसके लंबवत उत्तरी गोलार्ध में इस तरह की जो रेखाएं, ये क्या है, क्या ये हैं अक्षांश रेखाएं। ये सब अक्षांश रेखाएं, चाहे उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और यहाँ नीचे है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं मकर रेखा, याद रखिएगा। और इस पर जो लंब डालती हैं रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। अब बताइए उपरोक्त में से किन किन से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, सॉरी मकर रेखा की बात, ये तो भूमध्य रेखा हो गई, ये है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में जो गुजरती है, और ये ऊपर कर्क रेखा है। इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर मकर गुजरती है, कर्क गुजरती है ये वाली। ये तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो वहीं ये प्रश्न पूछा इसी तरह का, किन किन देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, नामीबिया से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, चिली से भी होकर गुजरती है। तो इन सभी से होकर गुजरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, मकर रेखा जो है वो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, पेंच, पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है, पहले भी बताई होगी मैंने, फिर से बता देता हूँ, याद कर लीजिए इसको। ट्रिक है, टीना के मक्कार बॉस ने ब्राज़ील के नामी चिली पराठे मौजे में डालकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। क्या है, टीना के मक्कार बॉस ने ब्राज़ील के नामी चिली पराठे मौजे में डालकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। इसमें कुछ शब्द हैं जो खाली ट्रिक बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, जैसे ये के, ये ने, ये के, ये में और ये भेजे। बाकी इन सब का मतलब है, चलिए देखते हैं जल्दी से। तो देखिए, टीना का मतलब यहाँ है किससे, अर्जेंटीना से। मक्कार का मतलब है मकर रेखा की बात हो रही है। बॉस का मतलब है क्या, बॉस का मतलब है बोत्सवाना। बॉस का मतलब क्या, बोत्सवाना। ब्राज़ील भी तो गुजर रही है ना ब्राज़ील से। नामी का मतलब नामीबिया, चिली का मतलब चिली फॉर चिली, पराठे का मतलब है पराग्वे, मोज़े में डालकर मोजाम्बिक, मेस आइलैंड डालकर मेडागास्कर, दक्षिण
ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण से पकड़ना है आपको, दक्षिण अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया का तो है ही ऑस्ट्रेलिया। 2 रह गए अब, टोंगा रह गया और फ्रेंच पोलिनेशिया रह गया। इनको इस अलग से याद कर लीजिए, या इसी टीना में से एक तो अर्जेंटीना निकाल लो आप, एक टोंगा निकाल लो, और फ्रेंच पोलिनेशिया को याद रख लेना। वैसे पूछता नहीं है वो फ्रेंच पोलिनेशिया, इन्हीं को पूछेगा ज़्यादातर। पिछले 10 वर्षों में तो पूछा नहीं कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। देखिए, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, मकर रेखा की बात हो रही है, ये इस रेखा की बात हो रही है, ये कर्क रेखा है, ये मकर, इसकी बात हो रही है, ये बीच वाली भूमध्य है। तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होगी। तो भारत यहाँ तो है नहीं, भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है ऊपर कर्क में, तो यहाँ कुछ हलचल होगी। तो यहाँ क्या होगा देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला। तो देखिए, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत 21 और 22 दिसंबर को चमकती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब अर्थात शीत ऋतु होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल कहा जाता है। लघु हिमकाल की अवधि किसके बीच पड़ेगी इनमें से। देखिए, 1350 से 1800, 1300 से 1800 के बीच का है वो, तो किसके अंदर आएगा, यहाँ सी के अंदर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1650 से 1870 के बीच में। तो 1300 से 1870 ईस्वी के काल को प्रायः जो है वो लघु काल माना जाता है। कुत्तों को क्या हो गया रात में, भूत देख रहे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो 2 पार्ट में टूटा था, वो था पेंजिया। पेंजिया टूटा था किस में, लॉरेंसिया में और गोंडवाना में। लॉरेंसिया में इसका उत्तरी पार्ट टूटा और दक्षिणी पार्ट इसका टूटा गोंडवाना लैंड में। तो देखिए, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग पर, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे और इस स्थल पिंड का नामकरण था पेंजिया, कहा जाता था इसको पेंजिया। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा लॉरेंसिया का भाग नहीं है, भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भाग इसमें नहीं है, यानी वो लॉरेंसिया का भाग होगा। पेंजिया 2 पार्ट में टूटा ना, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का भाग इसमें ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, न्यूजीलैंड भी है, और नीचे का जो ये वाला है बर्फ़ से ढका है अंटार्कटिका, ये भी है। उत्तरी अमेरिका नहीं है, उत्तरी अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, ये लॉरेंशिया के पार्ट हैं। तो देखिए, पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया है। लॉरेंसिया में नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया शामिल थे, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका शामिल थे। अच्छा, इन चीज़ को जैसे जैसे नाम बोला जा रहा है तो सीधे माइंड में आप वर्ल्ड मैप पर ध्यान दिया कीजिए। अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। प्लायोसीन का, पेलियोसीन का, और क्या है इसमें प्लास्टोसिन एवं अभिनव जमाव का, या फिर
ओलिगोसीन का किसका? थार मरुस्थल। प्लायोसीन का नहीं है, पेलियोसीन का नहीं है, ये है प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण 70,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इनमें से माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या फिर माउंट कोटोपैक्सी। देखिए, इसका उत्तर बी या डी में से एक है और बहुत छोटा सा डिफरेंस है बिल्कुल। 5,800 के लपेटे में यह है और 5,611 कुछ ये है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपैक्सी ज़्यादा ऊंचा है किलिमंजारो की तुलना में। तो देखिए, दिए गए विकल्प में माउंट पिंटुबो की अगर ऊंचाई देखी जाए तो 1400 मीटर है, 1460 मीटर है, और माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है 5,895 मीटर, और माउंट कोटोपैक्सी की कितनी है? 5,911 मीटर है। 611 बोला था क्या? 911 मीटर है। तो डिफरेंस ज़्यादा तो है नहीं, ये 895, 5,895, ये 911 है। तो लगभग कितना, 16 हो गया, 16 मीटर एक्स्ट्रा हो गया। माउंट ताल ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 311 मीटर। माउंट कोटोपैक्सी निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिएगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेनेस कहाँ स्थित है? चिली, जापान, फिलीपींस या संयुक्त राज्य अमेरिका? माउंट सेंट हेलेनेस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। तो देखिए, ज्वालामुखी माउंट हेलेनेस जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लेना, काफ़ी आसान से प्रश्न भी थे इसमें। धन्यवाद।